टॉपिक का नाम है सर्कुलर मोशन, ठीक है। क्या नाम है टॉपिक का? सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे हम। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सर्कुलर मोशन। हम सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। देखो इसके अंदर यानी सिंपल सी बात है, कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे घूमे तो उसका डिस्कशन होने वाला है, ठीक है। अच्छा अब सुनो, देखो 6 फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, एक होता है टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट, एक होता है टेंजेंशियल वेलोसिटी और एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इन 6 फिजिकल क्वांटिटी के बारे में सबसे पहले तो पढ़ना है। मैं लिख रहा हूँ 6 के नाम, ठीक है। देखिए अब सबसे पहले नंबर पे तो आप भी जैसे कॉपी में लिखेंगे ना तो कुछ इसी तरीके से लिख लें कॉपी के अंदर भी। मतलब आप अगर इसको कॉपी में करना चाह रहे हो तो देखो कैसे करोगे। देखिए आप दिखाना एक बार, ये जैसे ये है, ठीक है। यहाँ तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फिर इतना स्पेस छोड़ के एंगुलर वेलोसिटी, फिर यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन, नीचे थोड़ा सा गैप रहेगा, ठीक है। यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसके नीचे थोड़ा सा गैप क्योंकि इसमें लिखना है इसके बारे में, फिर एंगुलर वेलोसिटी इसके बारे में कुछ लिखना है, फिर एंगुलर एक्सेलरेशन इसके बारे में कुछ लिखना है, फिर यहाँ स्पेस बीच में खाली छोड़ देना। यहाँ पे टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट, टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यहाँ और यहाँ, यानी कि जैसे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, इससे क्या होगा कि आपको उनके बारे में लिखने में प्रॉपर मदद मिल जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पर अभी एक डायग्राम बनाने वाला हूँ, डायग्राम जैसा है वो, डायग्राम तो नहीं है, और उससे पूरी सर्कुलर मोशन क्लियर हो जाएगी आपकी। समझ आ गई बात आपको? स्टार्ट करें। देखो सबसे पहले नंबर पे तो है, सबसे पहले नंबर पे क्या था बताइए? टेंजेंशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ स्पेस छोड़ दीजिए आप थोड़ा सा, ठीक है, उसके नीचे। फिर दूसरे नंबर पे फिर करना अपने को एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। और फिर यहाँ स्पेस छोड़ दिया मैंने, फिर लिख दिया मैंने एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ नीचे भी स्पेस है। अब देखो, अब थोड़ा सा स्पेस यहाँ छोड़ना है और फिर स्टार्ट करना है आपको। यहाँ है टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। फिर है टेंजेंशियल वेलोसिटी, वी से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये 6 फिजिकल क्वांटिटी है। गैप यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी गैप है, ठीक है ना। पता क्या मतलब, लगभग काफ़ी सारा गैप यहाँ पर भी है, ठीक है जी, और यहाँ पर बीच में भी गैप है। और अगर आपने नहीं छोड़ा यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे, ठीक है ना। छोड़ दिया तो और भी अच्छा है। आप इसको जैसे मैंने लिखवाया अगर उसी तरीके से लिखेंगे तो ये कॉपी में अच्छे तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि अगर पेज यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक पेज है, तो उस पेज का लगभग 1/3 छोड़ दिया आपने, ऐसे 2/3 में ये लिखना है, 2/3 में। और अब इन तीनों के बीच में और इन तीनों के बीच में भी गैप होना चाहिए, ठीक है जी। लिख लिया आपने? पहले तो मतलब जो है, अब देखो मैं इनके बारे में बता रहा हूँ आपको, इनके बारे में स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो इन 6 का डिस्कशन तभी होता है जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रही हो, जब कोई बॉडी, अदरवाइज इन 6 का डिस्कशन नहीं होगा। मान लो मैं चल रहा हूँ ऐसे सीधा, और कोई एंगुलर वेलोसिटी बताऊँ, वो पूछने वाला बेवकूफ़ है, ठीक है ना, इसका जवाब नहीं बताया जा सकता। अरे बॉडी सर्कुलर पाथ पे तो घूमेगी, पहले सर्कुलर पाथ पे घूमेगी तो तभी तो आप उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बता पाओगे, तभी तो एंगुलर वेलोसिटी बता पाओगे, तभी तो एंगुलर एक्सेलरेशन बता पाओगे। समझ आ रही है बात आपको? अच्छा अब सुनो, देखिए आप, और इन तीनों का डिस्कशन मतलब मैक्सिमम तभी होता है जब कोई बॉडी मतलब सर्कुलर पाथ पे घूम रही हो। वैसे तो इन तीनों का डिस्कशन तब भी हो सकता है जब कोई बॉडी कर्व्ड पाथ पे घूम रही हो, इधर उधर कर्व्ड पाथ पे।
समझ आ रही है बात आपको? तब भी हो सकता है इन तीनों का डिस्कशन, बट सर्कुलर के अंदर ही करेंगे हम तो। अच्छा अब सुनो, मान लो कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है, ध्यान से समझना सारी कहानी। ये टॉपिक ईजी है, 1 घंटे में खत्म भी हो जाएगा, और इस 1 घंटे के अंदर मैं जो बोल लूँ उतना माइंड में सेट कर लेना, इसके क्वेश्चंस, इसके न्यूमेरिकल्स सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, देखो मान लो कोई बॉडी है वो सर्कुलर पाथ में घूम रही है जी। जैसे कि मान लो कि ना ये चाबी है, चाबी, ठीक है, जैसे चाबी क्या, जैसे पेच होता है ना, पेच, ये मान लो पेच है एक, जब पेच हाथ से नहीं खुलता, जब पेच हाथ से नहीं खुलता तो आप क्या करते हो बताइए? चाबी का यूज़ करते हो, ठीक है ना, या पाइप रेंच का यूज़ करते हो आप, ठीक है ना, या फिर आप मतलब जो है इसके अंदर पाइप, इसके अंदर क्या करते हैं, ऐसे चाबी इसके अंदर फंसा लेते हैं और ये ऐसे पकड़ के इसको ऐसे घुमा देते हैं। फिर आपने देखा हुआ ऐसा, अगर कोई पेच लगा हुआ है और चाबी से आपने खोला उसको, खुल जाएगा ना चाबी से वो। अच्छा अब इस तरीके से मान लिया जाए आप इसको पकड़ के इस एंड से ऐसे घुमा रहे हो, सर्कुलर पाथ पे घुमा रहे हो जी, सर्कुलर पाथ पे। ठीक है, मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बना ले रहा हूँ क्योंकि मुझे इस डायग्राम के बारे में और भी डिस्कशन करना है थोड़ा डिटेल में। ये डायग्राम मुझे थोड़ा सा बड़ा चाहिए होगा और अच्छे से समझाने के लिए। देखिए थोड़ा प्रॉपर सर्कल नहीं बना, मान लो दिस इज सर्कल हियर, ये सेंटर है, चाबी है ये, ठीक है, ये चाबी है, आप इसको पकड़ के घुमा रहे हो ऐसे, ऐसे पकड़े घुमा रहे हो। अब एक बात बताइए, जब आप इसको ऐसे पकड़ के घुमा रहे हो तो खुल जाएगी। मान लो कि ये चाबी यहाँ से लेके यहाँ तक आ गई, ठीक है, यहाँ तक आ गई चाबी, इसने एंगल कवर कर लिया, मान लो ये π/6, π/6 मतलब होता है 30 डिग्री, कितना होता है 30 डिग्री। इसमें 3 पॉइंट्स हैं, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ठीक है, ये P पॉइंट है ये, और यहाँ पर ये Q पॉइंट है, ठीक है, और ये R पॉइंट है। 3 पॉइंट्स है P, Q और R। ये P पॉइंट तो पहुँच गया जी यहाँ पर, ठीक है, Q पॉइंट पहुँच गया जी यहाँ पर, और R पॉइंट पहुँच गया जी यहाँ पर। देखो P पॉइंट पहुँच गया यहाँ से यहाँ तक, Q यहाँ से यहाँ तक, R यहाँ से यहाँ तक। जब इस चाबी ने या जब इस रोड ने, ठीक है, जब इसने π/6 का एंगल कवर कर लिया, कितना एंगल कवर कर लिया π/6, तो इसके P पॉइंट ने भी कितना एंगल कवर कर लिया π/6। P पॉइंट का जो P पॉइंट है इसने भी कितना एंगल कवर कर लिया π/6। इस Q पॉइंट ने भी कितना एंगल कवर कर लिया π/6। और ये जो R पॉइंट है, ये देखो ये P पॉइंट यहाँ से यहाँ आ गया, Q पॉइंट यहाँ से, यहाँ R पॉइंट यहाँ से यहाँ पर आ गया, तो R पॉइंट ने भी कितना कवर कर लिया π/6। तीनों ने π/6 एंगल कवर कर लिया। समझ आ रही है बात आपको? एंगल कवर्ड बाय ईच पॉइंट इज π/6, हर पॉइंट ने π/6 एंगल कवर किया है। सुनो आप ध्यान से, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट π/6 हो जाएगी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी π/6। पता है क्या, सुनो क्या होता है, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रही हो तो वो अपने सेंटर पर जितना एंगल कवर कर लेती है, दैट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उस पूरी बॉडी के हर पॉइंट की हमेशा सेम होगी। कोई बॉडी जो सर्कुलर पाथ पे घूम रही है ना, उस बॉडी के हर पॉइंट की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम होती है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि अलग अलग पॉइंट की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो। ये 3 अलग अलग पॉइंट है, P, Q और R, तीनों की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम। और तीनों ने सेंटर पर कितना एंगल कवर किया है π/6, तो तीनों की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी π/6। समझ आ रहा है? मान लिया जाए कि मेरा हाथ पहले ऐसे था, ऐसे था, पहले मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, बताइए, पहले ऐसे था, ऐसे कर दिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 90, π/2 हो गई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि पहले ऐसे ओरिजेंटल था, अभी 90 डिग्री एंगल घुमा दिया। मैं पहले चलो ऐसे था, मैं ऐसे कर दिया मैंने, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 180 या फिर पाई। समझ आ रही बात आपको? एक्चुअल में कोई बॉडी जब सर्कुलर पाथ पे घूम रही हो तो वो अपने सेंटर पर जितना एंगल कवर कर लेती है, दैट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर ये वाली जो बॉडी है यहाँ पर ये बॉडी पूरा एक चक्कर लगा ले, मतलब ये जो रोड है, ये पूरा रोड अपना एक चक्कर लगा ले पूरा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी 2π। कितनी हो जाएगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? कोशिश करो रेडियन की टर्म्स में बोलने के लिए, π/2, π/6। समझ आ रही है बात आपको? 360 डिग्री बोलोगे तो भी चल जाएगा, बट रेडियन की टर्म्स में ही ज्यादातर चलता है। अगर इसने अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लिया तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई बताइए 2π की। जब भी कोई बॉडी अपना एक राउंड कंप्लीट कर लेती है तो उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2π हो जाती है। समझ आ रही बात आपको? और अगर उसने 2 राउंड कंप्लीट कर लिए तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी 4π।
समझ आ रही बात आपको? एक स्टूडेंट ये कहता है कि सर आप एक बात बताओ, पहले ये रोड यहाँ थी, अब ये घूम के यहीं पर ही आ गई, जहां थी घूम के यहीं पर आ गई, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या सर सेम, तो सर वो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो सर। अरे भाई ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, वो जो पढ़ा था आपने वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो जीरो, मतलब अगर वो बॉडी अपने जैसे कि उसने एक चक्कर लगा लिया, ऐसे ऐसे चक्कर लगा लिया, अब वापस चली गई यार उल्टा घूम के वहीं पर, फिर तो जीरो हो सकती है। समझ आ रही है? अदरवाइज जीरो नहीं होगी। एक चक्कर लगा लेने के बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई ही होती है सर्कुलर मोशन में तो, और 2 चक्कर लगाने के बाद 4 पाई, 10 चक्कर लगाने के बाद 20 पाई। आ रहा है ना समझ में आपको? कोई डाउट है किसी के मन में? अभी मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, बताओ मेरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है ना कितनी होगी? अब एक चक्कर लगा लिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई होगी। चलो ये बताना आप, मतलब 2 पाई तो हो चुकी है, एक राउंड हो चुके हैं, कितनी होगी? 3 पाई होगी। आधा चक्कर और लगा लिया, आधे चक्कर का मतलब पाई की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गई, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 3 पाई। समझ आ रहा है आपको? अच्छा एक बात बताओ, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है वो हर पॉइंट की सेम होती है, ठीक है ना? जैसे मैंने अपने हाथ को घुमाया ना, ऐसे ऐसे घुमाया, एक चक्कर लगा दिया, तो मेरे हाथ के इस पोर्शन की 2 पाई है, मेरी कोने की भी 2 पाई है, ठीक है ना? या मेरी बाजू की भी 2 पाई है, मेरी कलाई की भी 2 पाई है, मतलब मेरे हर पॉइंट के, हाथ की हर पॉइंट की 2 पाई है। मतलब कोई बॉडी जो सर्कुलर पाथ पे घूम रही है उसके हर पॉइंट की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होती है। तो मैंने 2 बातें बताई अभी तक। एक तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल कवर्ड बाय बॉडी ऑन इट्स सेंटर, ठीक है? और ये एक बताया कि हर पॉइंट की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होती है, लिख लीजिए इस बात को। इसका मतलब क्या है? पहले तो एंगल कवर्ड बाय बॉडी ऑन सेंटर, एंगल कवर्ड बाय बॉडी एट सेंटर, ठीक है ना? इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो अच्छा अब सुनो, एक इस बारे में कहीं पर भी लिख लीजिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज सेम व्हेन ए बॉडी मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ, ठीक है ना? लिखो इस केस के अंदर, मतलब कहीं भी लिख लो, व्हेन ए बॉडी, नोट करने वाली बात यही है, व्हेन ए बॉडी moves on circular path, then angular displacement of all points is same. Angular displacement of all points is same. सेम हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा अब सुनो, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है बताइए? सुनो, एंगुलर वेलोसिटी होता है कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रही है ना, तो सेंटर के ऊपर पर सेकंड जितना एंगल कवर होता है, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। पर सेकंड सेंटर पर जितना एंगल कवर होगा, जैसे कि मान लिया जाए कि एक बॉडी ना 1 सेकंड में π/6 का एंगल कवर कर लिया, फिर 1 सेकंड में π/6, फिर 1 सेकंड में π/6, फिर 1 सेकंड में π/6, लगातार घूम रही है वो, हर सेकंड में π/6 का एंगल कवर कर रही है, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? π/6 रेडियन पर सेकंड, π/6 रेडियन पर सेकंड। समझ आ रहा है आपको? मान लो कि इस केस के अंदर एक बॉडी है, उसने पहले 1 सेकंड में π/2 एंगल कवर किया, फिर 1 सेकंड में π/2, फिर 1 सेकंड में π/2, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? π/2 रेडियन पर सेकंड। समझ आ रहा है आपको? यानी कि एंगुलर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो जिस रेट से चेंज होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। समझ आ रहा है आपको? रेट ऑफ चेंज। अच्छा एक और चीज सुनो आप ध्यान से, एक होता है टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट। ये टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट सारे पॉइंट्स के अलग अलग होती है। ये पी पॉइंट की ये वाली है, ये S1, ये क्यू पॉइंट की ये वाली S2, और यहाँ पर P3 पॉइंट की ये वाली S3। तीनों पॉइंट्स के अलग अलग हैं, तीनों पॉइंटों की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है, लेकिन टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट बराबर अलग अलग है। इसकी लेंथ अलग है, इसकी लेंथ अलग है, ये लेंथ अलग है। S1 छोटा है, S2 और बड़ा, S3 और बड़ा। यानी कि अगर 2 पॉइंटों की हो सकता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो सेम है पर टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो सकती है, और कोई पॉइंट सेंटर से जितना ज़्यादा दूर होगा उसकी टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट उतनी ज़्यादा होगी। S1 से बड़ा S2, S2 से बड़ा S3।
समझ रहे हो ना बात को? यानी कि जो टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो अलग अलग पॉइंट्स की अलग अलग हो सकती है, ठीक है ना। यानी कि ये होता है डिस्प्लेसमेंट अलोंग द टेंजेंट, यहाँ पर इसको डिस्प्लेसमेंट अलोंग द, यहाँ टेंजेंट बना सकते हैं इसके ऊपर, इस जगह पर टेंजेंट्स बनाई जा सकते हैं इस तरीके से अलोंग द टेंजेंट, इसको टेंजेंशियल बोलते हैं, मतलब जो है, समझ रहे हो ना बात को। यहाँ पर नोट करने वाली ये बात है कि इफ ए बॉडी मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ देन टू डिफरेंट पॉइंट्स हैव द सेम एंगुलर वेलोसिटी बट दे मे हैव डिफरेंट टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट। समझ आ रही है बात आपको, ठीक है ना। बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ क्या है, डिस्कशन पूरा कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। लिखो, नोट करने वाली बात ये है अब इसमें, यहाँ पर नोट करवा रहा हूँ आपको मैं। इन सर्कुलर मोशन two points of a body may have same angular displacement, same angular displacement but different tangential displacement, but different tangential displacement, ठीक है। सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बट डिफरेंट टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम लेकिन टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट बताइए डिफरेंट, ऐसा हो सकता है, ठीक है। किसी बॉडी के दो पॉइंट्स ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे पी और क्यू है, पी और क्यू की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है लेकिन टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पर, अलग अलग है, डिफरेंट है। आगे समझ में आपको। अब मैंने एंगुलर वेलोसिटी के बारे में, देखो ये था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में और टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट के बारे में। नाउ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है कि किसी बॉडी ने, मैंने बताया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। ये क्या होता है बताइए, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है ये, ठीक है। और इसका फॉर्मूला जो होता है ना ओमेगा का, वो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी कि थीटा बाय टी होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला होता है क्या निकालने का, एंगुलर वेलोसिटी निकालने का। समझ आ गई होगी बात आपको। अच्छा अब एक बात बताओ, एक होती है टेंजेंशियल वेलोसिटी, यहाँ पर मान लिया जाए कि यहाँ पर ये जो रोड है ये हर सेकंड में π/6 एंगल कवर कर रही है, हर सेकंड में कितना एंगल कवर कर रही है, π/6, तो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी π/6 रेडियन पर सेकंड। क्या हो जाएगी, π/6 रेडियन पर सेकंड। अब एक बात बताओ, लेकिन जो है ना इसकी वेलोसिटी अलग होगी, पी पॉइंट की अलग होगी, क्यू पॉइंट की ज़्यादा होगी, आर पॉइंट की और ज़्यादा होगी, क्योंकि जितने टाइम में पी पॉइंट यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा क्यू पॉइंट को उतने ही टाइम में यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, यानी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, यानी कि क्यू पॉइंट ज़्यादा स्पीड से चला होगा। समझ आ रही है बात आपको। ये आर पॉइंट बताइए और भी ज़्यादा स्पीड से चला होगा, क्यों और भी ज़्यादा स्पीड से चला होगा बताइए, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया उतने ही टाइम में, ठीक है ना। यानी कि इन तीनों पॉइंटों की ये जो वेलोसिटी होगी इस लाइन के अलोंग जाने की, इस लाइन के अलोंग, इस सर्कुलर पाथ के अलोंग जाने की जो स्पीड होगी उसी को टेंजेंशियल वेलोसिटी कहेंगे। और एंगुलर वेलोसिटी सेम है सबकी, मतलब सब ने एक्चुअल में मान लो कि मतलब यहाँ पर देखो क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, थीटा बाई टी होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। जैसे कि मान लो कोई बॉडी ने एक चक्कर कंप्लीट कर लिया 4 सेकंडों में, अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लिया कितने टाइम में, 4 सेकंडों में, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी जानते हो कितनी हो जाएगी, उसकी एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई, कितनी हो जाएगी 2 पाई, और कितने टाइम में कंप्लीट किया 4 सेकंड, यानी कितना आएगा यहाँ पर ये π/2 रेडियन पर सेकंड आंसर आ जाएगा इसका, π/2 रेडियन पर सेकंड। अब उसकी एंगुलर वेलोसिटी तो सेम है हर पॉइंट की, लेकिन सारे पॉइंटों की टेंजेंशियल वेलोसिटी अलग अलग होगी। आ रहा है समझ में आपको, कोई पॉइंट जितना ज़्यादा दूर है उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी उतनी ज़्यादा है। एंगुलर वेलोसिटी निकाल लोगे ना आप, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब एक बात बताओ, जो घड़ी की सेकंडों वाली सुई है,
ठीक है ना, उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालनी है सेकंडों वाली सुई की। तो कैसे निकालोगे सेकंडों वाली सुई की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताइए। सेकंडों वाली सुई की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगी, उसका एक चक्कर कंप्लीट होता है सेकंडों वाली सुई का कितने टाइम में, 60 सेकंडों में। कितने टाइम में, 60 सेकंडों में। यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेकंड हैंड, ठीक है ना, ओमेगा ऑफ सेकंड हैंड जो होती है ना उसके अंदर, किसके अंदर, घड़ी के अंदर, सेकंड हैंड वॉच कितनी होती है उसकी, एक चक्कर लगाया 2 पाई का, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई की कितने टाइम में, 60 सेकंड्स में। इतनी आती है इसकी एंगुलर वेलोसिटी। बिल्कुल, यह आ जाएगा π/30 रेडियन पर सेकंड, π/30 रेडियन पर सेकंड। कोई ये कहते हैं मिनट हैंड जो होती है ना घड़ी की, उसका ओमेगा बताओ, ओमेगा ऑफ मिनट हैंड, ओमेगा ऑफ मिनट हैंड बताइए कितना हो जाएगा यहाँ पे, ओमेगा ऑफ मिनट हैंड बताइए 2 पाई डिवाइडेड बाय में 2 पाई, एक चक्कर लगाया 2 पाई का, एक चक्कर लगाया यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई की कितने टाइम में, 60 मिनट्स में। अरे जो ये जो मिनट हैंड होती है, ठीक है ना, जो सबसे बड़े वाली नीडल है, ये अपना एक चक्कर लगाती है कितने टाइम में, 60 मिनट में लगाती है। 60 मिनट को सेकंडों में कन्वर्ट करो, 3600 सेकंडों में, तो डिवाइडेड बाय 3600 कर दोगे आप, डिवाइडेड बाय 3600, ये आ जाएगी एंगुलर स्पीड ओमेगा ऑफ द मिनट हैंड। अच्छा, ओमेगा ऑफ द आवर हैंड निकालना हो तो ओमेगा ऑफ, इसका कितना हो जाएगा, एक चक्कर लगाया ना 2 पाई की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई कितने टाइम में, 12 × 3600, 12 × 3600, ये हो जाएगा आपके पास। निकाल लोगे ना, ठीक। कोई डाउट है किसी के मन में, किन का एंगल अलग अलग होता है, इसका क्वेश्चन ये है कि पहली सेकंड में π/6 का एंगल कवर किया, दूसरी सेकंड में π/3, तीसरी सेकंड में कोई और एंगल कवर किया। ऐसे केस में हम ये कहेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, एंगुलर वेलोसिटी इज वेरिएबल एंड देयर इज एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर रिटार्डेशन। वहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी नहीं बताई जा सकते, फिर वहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ये पूछना पड़ेगा सामने वाले से किस टाइम पे बताएं भाई, अलग अलग टाइम पे अलग अलग एंगुलर वेलोसिटी। इसका क्वेश्चन ये था कि सर पहली सेकंड में कवर किया 10 डिग्री, दूसरी सेकंड में 15 डिग्री, फिर तीसरी सेकंड में 50 डिग्री, तो यहाँ पे वो जो 50 डिग्री वो वाली एंगुलर वेलोसिटी कौन सी है, तो इसमें एंगुलर वेलोसिटी बदल रही है, एंगुलर वेलोसिटी इज वेरिएबल। अगर इक्वल टाइम में इक्वल एंगल कवर होता है देन देयर इज यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। फिर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी का मतलब तो यही है कि इक्वल टाइम में इक्वल एंगल कवर हो रहा है। आ गई ना बात समझ में आपको, कोई डाउट है किसी के मन में, तो एंगुलर वेलोसिटी पता लग गया ना। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और फॉर्मूला क्या होता है इसका, एंगुलर वेलोसिटी बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और पता क्या, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रही है तो उसके 2 पॉइंट्स की एंगुलर वेलोसिटी हो सकता है सेम हो, जैसे यहाँ पे पी की और क्यू की और आर की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, लेकिन टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अलग अलग। ठीक है, इफ ए बॉडी मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ देन इट्स 2 पॉइंट्स हैव द सेम एंगुलर वेलोसिटी बट दे हैव डिफरेंट दे मे हैव डिफरेंट। अगर पास पास ही हैं, पी पॉइंट के पास ही कोई दूसरा पॉइंट ले लिया, फिर तो टेंजेंशियल वेलोसिटी भी सेम हो जाएगी। एक तो सेंटर के नज़दीक लो, एक सेंटर के दूर लो, एक सेंटर के नज़दीक लो और एक सेंटर के दूर लो, दोनों की टेंजेंशियल वेलोसिटी अलग अलग होगी। जो दूर वाला है उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी ज़्यादा होती है। समझ आ गया ना आपको, इस बात को भी नोट करके लिख लो आप, ये बात नोट करने वाली है। इफ ए बॉडी मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ, if a body moves on circular path then its 2 points have same angular velocity, have same omega, have same angular velocity, but different angular velocity, but different tangential velocity। दोनों पॉइंट्स दूर दूर होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, कहीं एक ही जगह बना दो दोनों पॉइंट्स। इसका अंडरस्टूड है इसके अंदर, एक पॉइंट सेंटर के नज़दीक और एक पॉइंट सेंटर के दूर है, यहाँ पे अंडरस्टूड है, ये वाली बात है। हाँ जी, कोई डाउट है किसी के मन में,
कोई पता, ये इसमें कोई शक हो तो बताओ इस इसमें। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, अभी जैसे मैं अभी एक डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रहा हूँ, चेक करना आप, मतलब मुझे बताना। ठीक है, अभी मैं घड़ी पे देखो 6 पे नीडल, मैं चक्कर मारना शुरू करता हूँ, देखो आप सेकंड वाली 6 पे थी 1, ठीक है, और मैंने लगाया जी 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4, 9 पे आ गई। 4 चक्कर लगाए, पहले 6 पे थी सेकंड वाली, फिर सेकंड वाली 9 पे आ गई और 4 चक्कर लगाए। ठीक है, क्या लगता है आपको मेरी एंगुलर वेलोसिटी क्या थी? देखो मैंने 4 चक्कर लगाए, 4 चक्कर का मतलब क्या हुआ, कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई? 8 पाई हुई। ये 6 पाई कौन से फॉर्मूले से निकाला? ठीक है ना, 8 पाई हुई। एक चक्कर में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई की, और 4 चक्करों में 8 पाई की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी, और कितने टाइम में? 15 सेकंडों में। अरे 6 से 9 गई यार, 15 सेकंड हुए, 20 सेकंड बोल रहे हैं, बताओ 15 सेकंड हुए ना। तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? यहाँ पे 8 पाई, और टाइम कितना लगा? 15 सेकंड। 8 पाई अपॉन 15, ये है मेरी एंगुलर वेलोसिटी, 8 पाई बाई 15 रेडियन पर सेकंड, इतनी एंगुलर वेलोसिटी थी मेरी। कोई डाउट है किसी के मन में? कर लोगे ना आप, एंगुलर वेलोसिटी निकाल लोगे? ओके गुड। अच्छा अब सुनो अगली बात। अच्छा ये अगली बात ये है कि मान लिया जाए इसके अंदर मैं एक बार ये सारा का सारा यहाँ से कुछ पार्ट इसका रब कर रहा हूँ, ठीक है ना, कुछ पार्ट को रब करना पड़ेगा इसका। सुनो अगली बात ये है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बॉडी है, वो वाली जो बॉडी है ना, वो उसकी एंगुलर वेलोसिटी बदल रही है। पहले थी 2 रेडियन पर सेकंड, एक सेकंड बाद होगी 4 रेडियन पर सेकंड, फिर होगी 6 रेडियन पर सेकंड, फिर होगी 8 रेडियन पर सेकंड, यानी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है, और हर सेकंड में चेंज आ रहा है 2 का, तो एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड। जितनी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है दैट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। समझ आ रहा है? पहले एंगुलर वेलोसिटी 0 थी, एक सेकंड बाद 5 होगी, फिर एक सेकंड बाद 10 होगी, फिर एक सेकंड बाद 15 होगी, फिर एक सेकंड बाद 20 होगी, तो उसके इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन होगा कितना? 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। मतलब जब एंगुलर एक्सेलरेशन होता है ना, तो बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी हमेशा बढ़ती है। देखिए अब यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, मेरा हाथ है ना ये, यहाँ पर एक बात बताओ, यहाँ पर जो है एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही थी कि नहीं बढ़ रही थी? पहला एक चक्कर थोड़ा सा कम समय में लगा, ज़्यादा समय में लगा, दूसरा चक्कर और कम समय में, तीसरा चक्कर और कम समय में, चौथा और कम, पांचवा और कम, छठा और कम, सातवां और कम 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 कम। समझ आ रही है बात आपको? एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है यहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। जब पंखा ऑन करते हैं ना फैन, तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती है। शुरू में एंगुलर एक्सेलरेशन होता है उसके अंदर, कोई भी चीज़, कोई मशीन स्टार्ट होती है तो उसके अंदर जो पंखा होता है उस फैन की एंगुलर स्पीड पहले हमेशा बढ़ेगी, और वो जिस रेट से बढ़ती है दैट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है ना? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा होता है ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाय में टाइम, जितना चेंज आया अपॉन में जितने टाइम में आया वो, ठीक है ना, जितना चेंज आया और वो जितने टाइम में आया। अच्छा अब सुनो, इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। क्या होती है इसकी यूनिट? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। हाँ जी, फिर ये इसका क्वेश्चन ये है कि अगर जो अभी जो मतलब एंगुलर स्पीड जो है बढ़ रही, वो यूनिफॉर्म तरीके से ना बढ़े, मतलब 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ऐसे 5 का चेंज आने की बजाय कभी 3 का चेंज आ गया, कभी 10 का चेंज आया, कभी अगले पहले मान लो 5 से 1 सेकंड में 0 से 5 हुई, फिर अगली सेकंड में 5 से 7 होगी, फिर अगली सेकंड में 7 से 20 होगी,
फिर अगली सेकंड में 20 से 50 होगी, मतलब चेंज, मतलब नॉन यूनिफॉर्म तरीके से आ रहा है। फिर हम यहाँ कहेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन है। क्या कहेंगे फिर? नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन है। समझ आ रहा है आपको? यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन में फ़र्क है। अगर एंगुलर स्पीड यूनिफॉर्म रेट से बढ़े तो वो यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। यस क्वेश्चन, किसका फॉर्मूला? इसका क्वेश्चन ये है क्या नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने का कोई फॉर्मूला होता है? इसका आंसर नहीं होता। वो तो डिपेंड करता है कि किस तरीके से मतलब जो है चेंज करो तो सामने वाला देगा, ठीक है ना। उसका कोई तरीका नहीं होता कुछ भी, ठीक है ना, वो निकाला ही नहीं जा सकता। तो इस केस के अंदर तो हर टाइम वेरिएबल होगा, ठीक है। अल्फा की वैल्यू होगी ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाय डेल्टा टी। मान लो कोई बॉडी है, उसकी एंगुलर स्पीड थी पहले 2, कितनी थी पहले? 2, और 2 सेकंडों में 10 होगी। पहले कितनी थी? 2 थी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इनिशियल कितनी थी? 2, ओमेगा फाइनल कितनी होगी? 10। कितने टाइमों में? कितने टाइम में? 2 सेकंडों में। तो देखो ओमेगा फाइनल थी 10, शुरू में कितनी थी? 2, अपॉन में टाइम कितना है? टाइम 2 सेकंड, यानी कितना है यहाँ पर? ये 8/2, कितना है यहाँ पर? ये 4। अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा हियर। ये अल्फा की वैल्यू आ गई। यस, होता है एंगुलर। क्वेश्चन ये है कि क्या एंगुलर रिटार्डेशन भी होता है? इसका आंसर है यस। एंगुलर रिटार्डेशन करके दिखाता हूँ। पहले कोई बॉडी बहुत फास्ट घूम रही है, फिर स्लो, फिर स्लो, फिर और स्लो, फिर और स्लो। जब फैन बंद करते हैं, बिल्कुल जब फैन बंद करेंगे तो एंगुलर स्पीड कम होगी, तो एंगुलर रिटार्डेशन होगा वहाँ पे। पहले एंगुलर स्पीड थी 20, फिर होगी 18, फिर होगी 15, मतलब 18, फिर 16 होगी, फिर 14 होगी। तो यहाँ एंगुलर रिटार्डेशन है, मतलब पहले हाथ ऐसे घूम रहा है और फिर समझ आ रही है बात आपको? पहले फास्ट, फिर स्लो, फिर स्लो, फिर स्लो, फिर और स्लो। एंगुलर रिटार्डेशन होगा वहाँ पर। इसका क्वेश्चन ये है कि फिर तो कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखो एंगुलर रिटार्डेशन जो होता है ना, वो पर सेकंड जितनी एंगुलर स्पीड कम होती है, दैट इज द एंगुलर रिटार्डेशन। मान लो इसके अंदर ना, इसमें भी फॉर्मूला तो यही लगेगा, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाय 2। इसमें ओमेगा फाइनल छोटा आएगा, ओमेगा इनिशियल बड़ा होगा जब रिटार्डेशन हो रहा होगा तो, और डिवाइडेड बाय टाइम नेगेटिव में आ जाएगा वो। समझ आ रहा है? मतलब इस केस के अंदर जो है ना, मान लो कि पहले 20 था, 20 से हुआ 18, 18 से बाद 1 सेकंड बाद 16, फिर 1 सेकंड बाद 14, फिर 1 सेकंड बाद 12, तो हर सेकंड में 2 कम हो रही है एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर रिटार्डेशन हो जाएगा 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। समझ आ रही है बात आपको? तो यहाँ पर इसके अंदर ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम। इस फॉर्मूले में फाइनल छोटा होगा, इनिशियल बड़ा होगा, तो आंसर नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि एंगुलर रिटार्डेशन हो रहा है वहाँ पे। यस, कोई डाउट है किसी के मन में? देखो जैसे मान लो कि अगर कोई ये कहे, इसका क्वेश्चन ये है क्या वहाँ पर जैसे मैंने अभी बताया 20 से 18, 18 से 16, 16 से 14, यहाँ पर वो 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे रिटार्डेशन की वैल्यू, या -2 लिखेंगे? क्वेश्चन ये है। देखो मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। मान लो मैं ये कह रहा हूँ कि एक बॉडी है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी पहले 20 थी, 20 से घट के कितनी हुई? 18, फिर 18 से घट के कितनी हुई? 16, 16 से घट के कितनी हुई? 14 हुई। हर सेकंड में क्या हो रहा है? 2 घट रही है, हर सेकंड में 2 घट रही है यहाँ पे। समझ रहे हो बात को? तो इस केस के अंदर अगर कोई ये कहे ना एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू बताओ, तो एंगुलर एक्सेलरेशन वर्ड यूज कर लिया तो -2 बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? क्योंकि भाई इसका मतलब वहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा, वो माइनस का मतलब एक उल्टा बोल रहे रिटार्डेशन हो रहा वास्तव में। और किसी ने ये पूछ लिया रिटार्डेशन बताओ कितना हुआ, तो फिर 2 बोल दो, फिर माइनस बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिटार्डेशन वर्ड उसने यूज कर लिया, यानी घटना तो कंफर्म हो गया। और अब 2 ही बोल दो सिर्फ। और एक्सेलरेशन बोलोगे तो पहले तो घट रहा है इसको कंफर्म करो, उसके लिए माइनस साइन लगाना पड़ता है, -2 बोलना पड़ेगा। समझ आ रही बात? अगर रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन अगर हो रहा है और रिटार्डेशन की वैल्यू बता रहे हो आप, तो पॉजिटिव में आएगी फिर तो वो। और हो रहा है रिटार्डेशन, रिटार्डेशन वैल्यू 2 है, और पूछ रहा है सामने वाला एंगुलर एक्सेलरेशन बताओ, तो फिर माइनस में जवाब देना पड़ेगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? कोई डाउट है किसी के मन में? यस, कोई डाउट हो तो खड़ा कर लो। अच्छा अब सुनो, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है बताइए? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम, याद रहेगा ये आपको। फिर होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंट कह लो, जैसे पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट का जैसे कि यहाँ पर एक तो यहाँ पे ऐसे ऐसे बॉडी घूम रही है,
ये तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी था, ये पी पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ पी पॉइंट, फिर क्यू पॉइंट ऑफ यहाँ पे हो जाएगा, फिर ऐसे ही क्यू पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, फिर आप निकाल सकते हो आर पॉइंट का, सबका अलग अलग आएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है वो अलग अलग पॉइंट्स का क्या होता है, अलग अलग, मतलब अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रही है तो उस बॉडी के दो पॉइंट्स की हो सकता है कि उन दोनों का एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, उन सारे पॉइंट्स एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होगा, लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, अलग अलग। एंगुलर एक्सेलरेशन तो पक्का सेम होगा। इफ ए बॉडी इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ then 2 points on the body, 2 different points on the body have the same angular acceleration but different tangential acceleration। समझ आ रही है बात आपको, ये वाली बात नोट करने वाली है, ठीक है ना। लिखो, if a body moves on circular path then 2 points on it have same angular acceleration but different tangential acceleration, same angular acceleration but different tangential acceleration, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन ये है कि सर एंगुलर एक्सेलरेशन कोई न्यूमेरिकल बताएं। देखो इसके अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, इसके अंदर कोई भी न्यूमेरिकली कर रखा है वैसे तो, ठीक है। इसके अंदर मान लिया जाए कि अगर कोई बॉडी, फिर भी मैं एक न्यूमेरिकल और बता रहा हूँ, मान लेते हैं मैं ये कहता हूँ कि एक बॉडी है, उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी भाई 10, कितनी है, 10 है, बढ़ बढ़ के 60 होगी, बढ़ बढ़ के कितनी होगी यहाँ पे 60 होगी, फाइनल वाली होगी 60, और टाइम लिया उसने भाई 5 सेकंड 10 सेकंड लिया टाइम कितना लिया उसने 10 सेकंड। अल्फा की वैल्यू बताओ, एंगुलर एक्सेलरेशन बताओ, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाय में टाइम, ओमेगा फाइनल है 60, ओमेगा इनिशियल है 10, टाइम कितना था इसने 10 सेकंड लिया, 50/10 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, इसकी यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होती है भाई, ठीक है। इसकी यूनिट होती है रेडियन, इसकी रेडियन पर सेकंड, और इसकी होती है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। हाँ जी, इस टाइप के क्वेश्चंस कर लोगे ना आप, कोई डाउट है किसी के मन में? हाँ जी, इसका क्वेश्चन ये है कि अगर एंगुलर एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है तो फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, उस पर तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे कि अगर एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है वो अगर वेरिएबल है, पहले तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है अलग रेट से, थोड़ी देर बाद अलग रेट से बढ़ रही है, फिर थोड़ी देर बाद अलग रेट से बढ़ रही है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी थोड़ी देर बाद पहले अलग था, फिर अलग हो जाएगा, फिर अलग हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से इंटररिलेटेड है, जुड़े हुए हैं, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमने सामने लिख रखे हैं, और ये तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये चेंज करोगे तो ये चेंज होगा, ये चेंज करोगे तो ये भी चेंज हो जाएगा, ये चेंज करोगे तो ये भी चेंज हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको? कोई डाउट है किसी के मन में? अच्छा अब सुनो, यहाँ पर इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, इसकी यूनिट रेडियन, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड, एंगुलर वेलोसिटी की, एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड, और इसकी यूनिट क्या होती है बताइए, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, इसकी यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होती है। हाँ जी सुनो अभी आप, इसकी जो यूनिट होगी ना, इसकी यूनिट होती है मीटर, इसकी यूनिट होती है मीटर, इसकी होती है मीटर पर सेकंड, और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी यूनिट होती है मीटर, इसकी मीटर पर सेकंड, इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन क्या था आपका, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर और मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कोई रिलेशन तो अभी समझ में आ जाएगा थोड़ी देर बाद, बट अभी ये समझो कि रेडियन पर सेकंड स्क्वायर तो एंगुलर एक्सेलरेशन की यूनिट है, ठीक है ना, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की यूनिट है। यूनिट्स में कोई रिलेशन थोड़ी ना होता है वैसे, ठीक है ना, यूनिट्स में कोई रिलेशन थोड़ी ना होता है भाई, ये यूनिट है किसी और चीज़ की,
ये यूनिट है किसी और चीज़ की। आप थोड़ी देर बाद क्वेश्चन पूछोगे सर फोर्स यूनिट है न्यूटन, एनर्जी की यूनिट है जूल, कोई रिलेशन? ये क्या मतलब भाई जूल जो है वो एनर्जी की यूनिट है, और जो फोर्स है, जो वर्क जो है, मतलब जो न्यूटन है वो फोर्स की यूनिट है। हाँ, इस क्वांटिटी और इस क्वांटिटी में रिलेशन होता है, वो बताऊंगा मैं। इस फिजिकल क्वांटिटी और इस फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशन होता है, वो बताऊंगा मैं भी। समझ आ रहा है आपको? यूनिटों में क्या रिलेशन आ गया यहाँ पे, तो पहली बार सुना है। अच्छा, ये कह रहा है कि जैसे कि था न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन था, तो सर ऐसा कुछ हो? अरे वो तो न्यूटन और डाइन दोनों ही सेम यूनिट, सेम क्वांटिटी की यूनिट है, फोर्स की यूनिट है। जो न्यूटन है वो भी फोर्स की यूनिट है, डाइन भी फोर्स की यूनिट है। यहाँ पर ये जो रेडियन पर सेकंड उसके वो इसकी यूनिट है, और मीटर पर सेकंड उसके इसकी यूनिट है, तो आप रिलेशन निकाल रहे हो। इसी की 2 यूनिट होती तो उसमें आपस में रिलेशन निकलता। समझ आ रही है बात आपको? कोई डाउट है? भाई देखो, जो जूल है और जो अर्ग है, जूल और अर्ग दोनों एनर्जी की यूनिट है, तो इसलिए रिलेशन निकल गया उनमें। ये क्या सोच रहा है कि जैसे कि न्यूटन और जूल में रिलेशन निकल जाए? न्यूटन फोर्स की यूनिट है और जो जूल है वो एनर्जी की यूनिट है, दोनों में रिलेशन निकालने की सोच रहा है ये। और फिर थोड़ी देर बाद पता क्या कहेगा कि सर लेंथ की यूनिट है मीटर और टाइम यूनिट सेकंड, 1 मीटर में कितने सेकंड सर? अबे आराम खोर रे, दो अगर अलग अलग 2 यूनिट हैं, अलग अलग क्वांटिटी की यूनिट है, तो उनमें रिलेशन कैसे निकाल सकते हो आप आपस में? अपने इंडिया में तो ऐसे साइंटिस्ट हैं, देखो। हाँ जी, कोई डाउट है किसी के मन में? कोई शक है? कुछ पूछना है? कोई डाउट? क्लियर ना? अब सुनो आगे अगली बात। अभी देखो, यहाँ पर ये वाला डिस्कशन पूरा समझ आ गया ना? अभी देखो, मैं अभी ना इनके अंदर इन क्वांटिटीज में रिलेशन बता रहा हूँ आपस में, ठीक है ना? इन दोनों में भी एक रिलेशन होता है, एक इन दोनों में और एक इन दोनों में। पहले ना कुछ पार्ट में इसका रब कर दे रहा हूँ, देखिए अब। देखो, अगर हम जो है ना इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को इसके अंदर मैं इस सर्कल को भी रब कर दे रहा हूँ, इसकी भी अभी नीड नहीं है। यहाँ पर अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए ना आर से, तो ये आ जाएगा। उस सर्कल की थोड़ी सी जरूरत थी हमें, ठीक है ना? उस सर्कल की नीड थी, कोई बात नहीं। यहाँ दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं हम उसको, सर्कल को। जैसे कि यहाँ पर ये था ऐसे, ठीक है? ये P पॉइंट है, सेम सर्कल बनाना पड़ेगा इसको समझाने के लिए। इसको R से मल्टीप्लाई, R क्या चीज़ है अभी बता रहा हूँ मैं आपको। ये R क्या चीज़ है सुनो, देखिए। ये सेंटर है, यहाँ पर ये सेंटर है, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, और ये R पॉइंट था, राइट? और यहाँ पर ये ऐसे पहुँच गया, अब ये Q पॉइंट यहाँ पहुँच गया और R पॉइंट यहाँ पहुँच गया। मान लो ये एंगल कवर कर लिया π/6। ये सेंटर से लेके P तक का डिस्टेंस है मान लो 2 मीटर, सेंटर से लेके P तक का। P से लेके Q तक फिर से 2 मीटर है, Q से लेके R तक फिर से 2 मीटर है। सेंटर से लेकर P तक कितना है? 2 मीटर। P से Q तक कितना है? 2 मीटर। और Q से R तक कितना है? 2 मीटर। यहाँ पर अगर कोई ये कहे ना, ये जो लेंथ है ये S1, ये निकाल लो आप कितनी हो जाएगी S1 की वैल्यू। तो इस π/6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, π/6 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 2 से। S1 निकालना है, तो अगर ये S2 निकालना हो ना, S2 निकालना हो, तो इस π/6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 से। और ये S3 निकालना हो यहाँ से यहाँ तक, तो π/6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 6 से। लेंथ आ जाएगी आपके पास S3। यहाँ पर जो S1 आएगी ना, S1 आएगी π/6 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि π/3 मीटर।
पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7, 22/7। समझ आ रहा है आपको? S2 की वैल्यू, S2 की वैल्यू जो कि π/6 × 4, सेंटर से डिस्टेंस देखनी होती है, ये हो जाएगा यहाँ पे 2π/3 मीटर, 2π/3 मीटर। S3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे π/6 × 6, यानी कि पाई मीटर आ जाएगा। S3 आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आ जाएगी आपके पास। सोल्व कर लोगे ना आप? तो सेंटर से लेके आर तक की डिस्टेंस आ गई आपके, ये जो S3 की वैल्यू आ जाएगी। नहीं, डिग्री में पुट नहीं करते हैं, या मीटर में आंसर आना है। यहाँ पाई की वैल्यू 180 नहीं पुट करेंगे, वो तो एंगल होना तो करते हैं, यहाँ पर तो मीटर में निकालना है। तो पाई की वैल्यू 22/7 पुट करोगे अभी यहाँ पे। समझ आ रहा है ना? एक बात बताओ, ये आर था, पी पॉइंट के लिए आर की वैल्यू 2 मीटर, क्यू पॉइंट के लिए आर की वैल्यू 4 मीटर। आर क्या होता है? जिस पॉइंट की आप टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो, उस पॉइंट की जो सेंटर से डिस्टेंस है, आर, उसको रेडियल डिस्टेंस भी बोलते हैं। तो कहने का मतलब जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रेडियल डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दे तो टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट आ जाती है। क्या आ जाती है? टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना? और अगर हम इसको आर से मल्टीप्लाई कर दें, इसको आर से मल्टीप्लाई कर दें तो टेंजेंशियल वेलोसिटी आ जाती है। मतलब जैसे कि एंगुलर वेलोसिटी है, मान लो इसके एंगुलर वेलोसिटी है, मान लो यहाँ पर 4 रेडियन पर सेकेंड, 4 रेडियन पर सेकेंड है इसकी, मान लो यहाँ पे ये एंगुलर वेलोसिटी है, मान लो हर सेकंड में 4 रेडियन का एंगल कवर होता है। तो इसकी पी पॉइंट की वेलोसिटी जानते हो कितनी हो जाएगी? 4 × 2 8, कितना आएगा यहाँ पर? ये वेलोसिटी ऑफ द पी पॉइंट कितनी आ जाएगी बताइए? वेलोसिटी ऑफ पी पॉइंट 4 × 2। क्यू पॉइंट की वेलोसिटी कितनी आएगी? 4 × 4। और आर पॉइंट कितनी आएगी? 4 × 6। ये हो जाएगा 4 × 6। ठीक है ना? कहने का मतलब एंगुलर वेलोसिटी को अगर रेडियल डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाती है उससे? टेंजेंशियल वेलोसिटी। समझ आ रही है कि बात नहीं आ रही है आपको? तो कहने का मतलब ये होता है कि जो v होता है ना वेलोसिटी, वो एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय रेडियल डिस्टेंस से आएगा। ठीक है ना? वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय रेडियल डिस्टेंस से आएगा वो, एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय रेडियल डिस्टेंस। ठीक है ना? यानी कि अगर इसको आर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा। ऐसे ही इन द सेम वे अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आर से तो ये आ जाएगा। ठीक है ना? इसको आर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये निकल के आएगा। मतलब यहाँ पर देखो अभी रिलेशंस होते हैं, ठीक है ना? रिलेशंस होते हैं, इसके अंदर देखिए, ये समझ आ गया ना अब आपको? किसी कुछ पूछना है तो पहले तो ये बताओ आप। ठीक है ना? टेंजेंशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आर से मल्टीप्लाई कर दो रेडियल डिस्टेंस से, क्या आ जाएगा? टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर वेलोसिटी को आर से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? टेंजेंशियल वेलोसिटी। और एंगुलर एक्सेलरेशन को आर से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है ना? मतलब यहाँ पर जो है ना, अब मैं ये रिलेशंस लिख रहा हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए रिलेशंस होते हैं 3। एक तो होता है S = थीटा इंटू आर, यानी कि आर थीटा हो जाएगा। एस होता है यहाँ पे टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट, आर होता है रेडियल डिस्टेंस, थीटा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। S = r इंटू थीटा। और एक होता है वेलोसिटी V = r ओमेगा, ये रिलेशन होता है। V होता है टेंजेंशियल वेलोसिटी, r होता है रेडियल डिस्टेंस, ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है? और ऐसे ही एक होता है A = r अल्फा, ए होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, आर होता है रेडियल डिस्टेंस, अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। यही वाले तीनों लिखे हैं मैंने। ठीक है ना? एक इनकी वेक्टर फॉर्म होती है, अब इनको वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं मैं। ठीक है ना? इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं वेक्टर S = थीटा क्रॉस आर। ठीक है ना? थीटा पहले लिखते हैं, ध्यान रखना, ये वेक्टर फॉर्म में है। ठीक है? और यहाँ पर ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा वेक्टर V = ओमेगा क्रॉस आर, ये लिखते हैं ऐसे वेक्टर फॉर्म में, ये स्केलर फॉर्म थी। ठीक है? और इसको यहाँ पे ही हो जाएगा वेक्टर A = अल्फा क्रॉस आर, ये भी वेक्टर फॉर्म है। यानी कि ये सारी की सारी जो है ये स्केलर फॉर्म है, तीनों की तीनों स्केलर फॉर्म्स। स्केलर फॉर्म। और ये वाली ऊपर वाली ये क्या है? तीनों की तीनों वेक्टर फॉर्म है ये।
ये तीनों की तीनों वेक्टर फॉर्म है, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशंस। हाँ जी, कोई डाउट है किसी के मन में? स्केलर फॉर्म्स होती है ये वाली, ये तीनों स्केलर फॉर्म है, यहाँ पे ये तीनों की तीनों फॉर्म ले। तो ये एस इज इक्वल टू क्या होता है, आर थीटा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ए इक्वल टू आर एल्फा। ये तीनों बड़े, ये खास कर दोनों तो बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है बार बार क्वेश्चंस में, पूरी फिजिक्स में जरूरत पड़ती है हर जगह। एस इज इक्वल टू आर थीटा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ए इज इक्वल टू आर एल्फा। ठीक है, अब सुनो अगली बात। अब इसके अंदर जो है ना, अभी अगले डिस्कशन के अंदर हमें करना क्या है कि मतलब 3 इक्वेशंस, 4 इक्वेशन और होती हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे इसको रब कर रहा हूँ। जैसे कि एक बात बताइए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होती है, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पर होता है, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, ये होती है। ठीक है, एक तो ये इक्वेशन होती है। सेकंड इक्वेशन थी उसमें एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ना, इसमें होती है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस में हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये होता है। उसमें थर्ड इक्वेशन थी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो यहाँ पर हो जाएगी ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा थीटा, ये हो जाएगी। जैसे उसके अंदर थी थीटा एन इज इक्वल्स टू मतलब एस इज इक्वल्स टू एस एन ए यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। तो यहाँ पर होती है थीटा एन इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। समझ आ रही है बात आपको? मतलब ये चारों इक्वेशंस होते हैं, जहाँ जहाँ यू था ना वहाँ तो लिख दिया ओमेगा इनिशियल, जहाँ जहाँ वी था वहाँ लिख दिया ओमेगा फाइनल, जहाँ जहाँ ए था वहाँ लिख दिया अल्फा, और जहाँ जहाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट था वहाँ पे एस था तो वहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा लिख दिया। समझ आ रही है बात आपको? ये चारों इक्वेशंस नोट करो, ये चारों की चारों इक्वेशंस नोट कर लो आप। अच्छा एक और बात सुनो अभी आप, जैसे कि वहाँ होता था v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी था ना, v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी नहीं होता था, यहाँ पर होता है ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो एंगुलर वेलोसिटी आएगी। जैसे वहाँ होता था a इक्वल टू डी वी बाई डी टी, यहाँ होगा एल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, एल्फा की वैल्यू डी ओमेगा बाई डी टी हो जाएगी। ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स अल्फा। ठीक है ना, अल्फा क्या होता है डी ओमेगा बाई डी टी, याद रहेंगे ना दोनों, ओमेगा होता है डी थीटा बाई डी टी, अल्फा होता है डी ओमेगा बाई डी टी। कोई शक है किसी को इस चीज़ में? अच्छा अब सुनो अगली बात और, जैसे कि इसके अंदर पता है जब आप ये इक्वेशन लगाओगे ना तो कई बार एंगुलर वेलोसिटी हमेशा रेडियन पर सेकंड में पुट करनी है। किसमें पुट करोगे? रेडियन पर। इसमें आरपीएम में दी हुई है, रोटेशन पर मिनट में। मतलब जैसे कि अब मान लो मैं एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ आपको, उससे समझ आ जाएगी कहानी। मान लो क्या होता है कि ये तो कह दिया कि भाई एक पंखा है, उस फैन की इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी थी 10 आरपीएम और बाद में उसकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी होगी 30 आरपीएम। ठीक है, और टाइम लगा भाई इसके अंदर 4 सेकेंड्स, और अल्फा की वैल्यू बताइए। क्वेश्चन ये आ जाता है अल्फा की वैल्यू बताओ। इसमें देखो फर्स्ट इक्वेशन लगेगी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अल्फा बताओ और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा भी बताओ। ठीक है, ये अल्फा और थीटा पूछ लिया। ठीक है, ये आरपीएम का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट। क्या होता है? इसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, कैसे कन्वर्ट करोगे? देखो आप रोटेशन पर मिनट को कैसे कन्वर्ट करोगे? रोटेशन का मतलब होता है 2 पाई से मल्टीप्लाई करोगे ना, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 पाई अपॉन 60 कर दो आप पर सेकंड निकालने के लिए। पर मिनट 10 है तो पर सेकंड करने के लिए डिवाइडेड बाय 60। रोटेशन है, चक्कर है, तो एक चक्कर में कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है? 2 पाई की। तो 10 चक्करों में हो जाएगी 10 इंटू 2 पाई की, और पर मिनट दे रखा है तो पर सेकंड निकालने के लिए डिवाइड बाय 60 कर दोगे। तो यहाँ से कितना आएगा ये बताइए? पाई बाय 3 आएगा सोल्व करके, पाई बाय 3 रेडियन पर सेकंड आ गया। और यहाँ पर कितना आएगा ये? 30 इंटू 2 पाई बाय 60, तो ये आ जाएगा आपके पास पाई रेडियन पर सेकंड आएगा, और टाइम दे रखा है 4 सेकंड। अब आप फर्स्ट इक्वेशन लगा दोगे, अप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी।
ओमेगा फाइनल है पाई, ठीक है, ओमेगा इनिशियल है पाई/3, अल्फा की वैल्यू यहाँ पर नहीं दे रखी, टाइम की वैल्यू 4 सेकंड, 1 इज इक्वल्स टू 4/3 अल्फा, ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 3/4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। प्लस था यार, ये कहाँ गया यार प्लस, बताओ प्लस कहाँ गया बीच में, देखो कैसे करोगे आप इसको, 4 अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 2π/3 के बराबर, और अल्फा की वैल्यू आएगी 2π/3/12, π/6 आंसर आ जाएगा, π/6 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आंसर आ गया। समझ आ रहा है कि नहीं यार आपको? अब इसके अंदर ना वो लगा दो, सेकंड इक्वेशन लगा दो थीटा निकालने के लिए। थीटा निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन लगाओगे, ओमेगा इनिशियल प्लस ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर लगाओगे आप, प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा इनिशियल कितना है यहाँ पे π/3, टाइम की वैल्यू कितनी है 4 सेकंड, हाफ अल्फा की वैल्यू कितनी निकल के आई थी π/6, और टाइम की वैल्यू फिर से कितनी है 4 का स्क्वायर, ये आपके पास थीटा निकल के आ गया, रेडियन में आंसर आ जाएगा इससे, रेडियन में। थर्ड से भी कर सकते हो आप इसको, थर्ड से भी कर सकते हो, मतलब इसके क्वेश्चंस वही बनते हैं जो स्ट्रेट लाइन मोशन में बनते थे ना, वैसे ही क्वेश्चंस बनेंगे इसके अंदर। एक इसके ऊपर पता है क्या होता है, जो अभी जो डीपीपी है उसके ऊपर जो क्वेश्चंस होंगे वो तो या तो देखो इसके ऊपर बेस्ड है, ये 6 जो हैं, या फिर इसके ऊपर बेस्ड होते हैं, या फिर इन दोनों के ऊपर बेस्ड होते हैं, मतलब इसके फॉर्मूले यही वाले हैं सर्कुलर मोशन के। अच्छा, सर्कुलर मोशन में भी 2 चीजें होती हैं, एक होता है काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, एक होता है डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनामिक्स ऑफ अभी काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन करवाया है, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन वर्क एनर्जी एंड पावर में आएगा, उसमें आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में। तो अभी मैं सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मैंने नहीं बताया, क्यों नहीं बताया, क्योंकि वो डायनामिक्स का पार्ट है, और एक आधी किताबों में अभी से ही दे रखा है इसी में, तो कंफ्यूज कर रखा है उसको, अभी नहीं देना चाहिए। जब फोर्स के बारे में नहीं पढ़ा, अभी फोर्स होता क्या है, अभी फोर्स के बारे में पढ़ेंगे पहले, फोर्स की बेसिक नेचर क्या होती है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं, देन हाउ टू ड्रॉ द एफबीडी, फिर उसके बाद पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना, तब आपको समझ आएगा वो। समझ आ रहा है आपको? अब लास्ट के 2 और 3 मिनट्स और ध्यान से सुन लो आप, ठीक है ना। डायरेक्शन के बारे में बस सुनो, एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के बारे में मैं सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो मान लो कि देखो अगर कोई बॉडी जो है ना, सुनो ध्यान से, लास्ट के 2 मिनट्स हो रहे हैं, अगर कोई बॉडी ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे घूम रही है, आप ऐसा करो उसके सेंटर पे ये रखो अपना सेंटर पे, और ऐसे ऐसे घूम रही है तो उंगलियों को भी ऐसे ही घुमा दो आप, जिधर जिधर घूम रही है, यानी डायरेक्शन किस तरफ आएगी, ऊपर। राइट हैंड का यूज करना है, अंगूठा बाहर निकाल के फिर यूज करना है, जिधर बॉडी घूम रही है उस तरफ ये जो उंगलियों का ये पार्ट है ना, ये घुमा दो उसी तरफ, जो अंगूठे की डायरेक्शन आएगी वही डायरेक्शन हो जाएगी। अब बॉडी ऐसे ऐसे घूम रही है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी ऊपर हो जाएगी। समझ आ रही है बात आपको? बॉडी ऐसे ऐसे घूम रही है मान लो ऐसे ऐसे, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी इधर हो जाएगी, अलोंग द एक्सिस होती है, अलोंग द एक्सिस, मतलब ऐसे ही बोलते हैं, अलोंग द एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं आपको जो है ना 1-2 एनिमेशंस के थ्रू क्लियर कर रहा हूँ ये चीज़। अभी 1-2 एनिमेशन चलेंगे, उसके थ्रू क्लियर हो जाएगा आपको। पहले एक बात बताओ, एक बॉडी अगर ऐसे से घूम रही है तो एंगुलर वेलोसिटी किधर आएगी, ऊपर नहीं आएगी, नीचे आएगी। देखो ये ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है बॉडी, दिस इज घूमिंग लाइक दिस, नीचे आएगी। समझ आ रही है बात आपको? अब एक बात बताइए आप मुझे, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इसमें ये जो ना ये पहिया ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी किधर आएगी, ऊपर आएगी। समझ आ रहा है आपको? ये ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, देखो डायरेक्शन दिखा रखी है अंगूठे की तरफ, ऊपर आएगी डायरेक्शन, ओमेगा वेक्टर ऊपर होगा, ठीक है ना। अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है ये हमेशा, ओमेगा किसके अलोंग होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, जैसे कि ये है, ये बच्चा ना ये हवाई जहाज घुमा रहा है, रस्सी से ऐसे पकड़ के ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी किधर आएगी,
ऊपर आएगी यार एंगुलर वेलोसिटी, समझ आ रही है? ये वाला केस देखो, ये बोर्ड के प्लेन में ये ऐसे घूम रहा है, बोर्ड के प्लेन में डायरेक्शन किधर आएगी? बाहर की तरफ आएगी डायरेक्शन, मानते हो ना? ये मोटरसाइकिल से घूम रहा है ऐसे, अरे मोटरसाइकिल ऐसे घूम रहे हैं, ये अंदर की तरफ कौन बोल रहा है? ये रामखोर है ही शुरू से। ये बॉडी ऐसे ऐसे घूम रही है, यहाँ पर ये डायरेक्शन इस तरफ आएगी, समझ आ रही है बात आपको? अच्छा एक बात बताओ, ये प्लेन है ऐसे, ये ना ये जैसे कॉपी का प्लेन होता है ना, ये ऐसे है, और ये बॉडी ऐसे ऐसे घूम रही है, डायरेक्शन आएगी ऊपर इसकी, ऐसे ऐसे प्लेन बना रखा है ये, इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ आएगी, ठीक है ना? इसी हाथ का यूज करना है, कहीं इसका यूज करना शुरू कर दो। अच्छा अभी सुना, इसके अंदर जो है ये टायर को घुमा रही है, ठीक है ना? ये टायर को ऐसे से घुमा रही है, ऐसे से घुमा रही है टायर को, डायरेक्शन किधर आएगी? इधर आएगी यार। अच्छा अब इसने जो है ना ये ऐसे ऐसे घुमाने की बजाय ऐसे ऐसे घुमाना शुरू कर दिया, समझ रहे हो? देखो ऐसे टेढ़ा कर दिया टायर, टायर टेढ़ा कर दिया यार। मतलब इसके अंदर जो है किसी के पास है क्या 2 रुपये वाला पेन है क्या किसी के पास? देखो इसकी डायरेक्शन किस तरफ है? ऊपर है ना? रामगुरु बोल रहा है यूं, ये क्या यूं क्या ऊपर नीचे बताना रहा है यार? जंगल से है क्या? यहां पर ऐसे ऐसे है तो ऐसे हो गया ना, ऊपर है ऐसे ऐसे घूम रहा है नीचे। अच्छा एक बात बताइए, ऐसे ऐसे घूम रहा है ये, देखो मान लो ऐसे घूम रहा है, इस तरह हो जाएगा ना? मैं उसको टेढ़ा कर दूं, रुको ऐसे कर दूं तो उधर हो जाएगा ना? प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, अगर ऐसे टेढ़ा घुमाऊं तो डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी, प्लेन के परपेंडिकुलर। तो इसने भी कुछ ऐसे ही किया है, इसको ऐसे से घुमाया है, डायरेक्शन इस तरफ हो गई, माने कि नहीं माने? और ये खुद ऐसे घूम रही है, देखो ये नीचे भी ये पहिया सा है, ये खुद भी घूम रही है, ऐसे भी घुमा रही है इसको, डबल सर्कुलर मोशन, ऐसे भी घूम रही है और ऐसे भी घूम रही है। ये जो ऐसे घूम रही है तो डायरेक्शन किधर आएगी? इसे खुद की नीचे है, टायर की इधर है, मान रहे कि नहीं मान रहे? ये जैसे साइकिल का पहिया ऐसे घूम रहा है, डायरेक्शन किधर आएगी? साइकिल का पहिया ऐसे घूम रहा है, डायरेक्शन किधर आएगी? और ये साइकिल को ना ऐसे ऐसे घुमा रहा है। कई बार हम साइकिल को ऐसे नहीं घुमाते क्या, स्टंट मारते हैं मोटरसाइकिल से, एक पैर रख के ऐसे ऐसे, समझ रहे हो ना बात को? घुमाएगा कभी? देखो यहाँ पर ऐसे ऐसे घूम रहा है ये खुद भी ऐसे टेढ़ी करके साइकिल को ऐसे मार रहा है स्टंट, डायरेक्शन किधर आएगी? नीचे आएगी, नीचे आएगी भाई, ठीक है? हो गया, ये डायरेक्शन का खेल समझ आ गया। सिर्फ लास्ट के 1 मिनट और, एंगुलर अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही हो, एंगुलर वेलोसिटी अगर बढ़ रही हो, ठीक है, अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही हो तो उस केस के अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही हो जाएगी जो ओमेगा की है। एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही हो तो ओमेगा और अल्फा की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? सेम। अभी जैसे मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे तेज होता जा रहा है, यहाँ बताइए ओमेगा की डायरेक्शन इस केस के अंदर जो है, यहाँ पर अगर इसके अंदर अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है, ये देखिए ऐसे ऐसे और तेज और तेज और तेज और बढ़ता जा रहा है, एंगुलर वेलोसिटी किस तरफ है? इस तरफ। एंगुलर एक्सेलरेशन भी किस तरफ होगा? इसी तरफ। एंगुलर वेलोसिटी इस तरफ तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी, अगर इफ एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस देन ओमेगा एंड अल्फा आर इन द सेम डायरेक्शन, और अगर ओमेगा इज डिक्रीजिंग, ओमेगा अगर डिक्रीज कर रहा है तो क्या होगा बताइए? ओमेगा और अल्फा अपोजिट में हो जाएंगे। इस बात को नोट कर लो बस, फिर फ्री। देखो इफ ओमेगा इज पैरेलल टू अल्फा, देखो देखो ऐसा लिखो इसमें, इफ ओमेगा इंक्रीजेस देन ओमेगा इज पैरेलल टू अल्फा, एंड इफ ओमेगा डिक्रीजेस then
ओमेगा इज एंटी पैरेलल टू अल्फा, एंटी पैरेलल टू अल्फा, ये नोट करने वाली बात है। जैसे कि एंगुलर स्पीड पहले ज्यादा थी, ऐसे थी और फिर धीरे 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 कम होती गई। इसमें एंगुलर वेलोसिटी तो इस तरफ थी, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन इस तरफ है। समझ आ गई? एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही हो तो जिस तरफ एंगुलर वेलोसिटी उसी तरफ एंगुलर एक्सेलरेशन, और एंगुलर वेलोसिटी घट रही हो तो जिस तरफ एंगुलर वेलोसिटी उसके अपोजिट में एंगुलर एक्सेलरेशन। फिर एंगुलर एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, डायरेक्शन की क्या बात करोगे? अगर ओमेगा कांस्टेंट हो, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर ओमेगा कांस्टेंट हो तो क्या होगा, तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, अबे एंगुलर एक्सेलरेशन ही नहीं है वहां। समझ? ओमेगा और अल्फा की डायरेक्शन देखनी होती है मेनली। अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की और ओमेगा की सेम होती है, कुछ भी हो जाए, थीटा और ओमेगा की सेम होगी, लिख लो थीटा एंड ओमेगा ऑलवेज हैव सेम डायरेक्शन, थीटा एंड ओमेगा ऑलवेज हैव सेम डायरेक्शन। थीटा और ओमेगा की डायरेक्शन हमेशा ही सेम हो जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ आ गया होगा आपको? आज इतना ही।